हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे आप सब? तो बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे साझेदारी फर्म का समापन। साझेदारी फर्म के समापन के संबंध में कुछ वीडियोस पहले ही बनाए जा चुके हैं और आशा है कि आपने वो वीडियो देखे होंगे और आपको पता होगा कि साझेदारी फर्म के समापन के समय वसूली खाता किस प्रकार से बनाया जाता है, पूंजी खाते को किस प्रकार से लिखा जाता है और अंत में रोकड़ खाता कैसे बनाया जाता है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम वसूली खाता, पूंजी खाता और रोकड़ खाता ही बनाएंगे, लेकिन कुछ ऐसी मदें जो कुछ पिछले सवालों में हमने नहीं हल की थी, ठीक है, उनको आज इंक्लूड करते हुए हम सवाल देखेंगे। तो इन मदों में जो महत्वपूर्ण मद है वह है जीवन बीमा पॉलिसी, जॉइंट लाइफ पॉलिसी। साझेदारों के द्वारा जीवन बीमा पॉलिसी ले ली जाती है, ठीक है। तो इस जीवन बीमा पॉलिसी के संबंध में आपको ये देखना होगा कि यदि ये चिट्ठे में लिखी गई है तो इसे अन्य संपत्तियों की भांति वसूली खाते में हस्तांतरित कर दिया जाता है। जीवन बीमा पॉलिसी के संबंध में यदि कोई कोष दिया गया है और यह कोष यदि चिट्ठे के दायित्व पक्ष की ओर लिखा गया है तो इस कोष को अन्य दायित्वों की तरह ही वसूली खाते क्रेडिट पक्ष में हस्तांतरित कर दिया जाता है। अब यदि जीवन बीमा पॉलिसी की राशि जो है चिट्ठे में नहीं दी गई है तब क्या करना है? तब आपको ये करना है कि अन्य सूचना के रूप में अगर जीवन बीमा पॉलिसी मिल जाती है और उसमें उसका क्या लिखा होता है, समर्पण मूल्य लिखा रहता है, तो क्या करना है आपको? उस समर्पण मूल्य की राशि को सभी साझेदारों के बीच लाभालाभ अनुपात में बांटकर पूंजी खाते में लिख देना है। ठीक है, क्या कर देना है? पूंजी खाते में लिख देना है। और अगर चिट्ठे में लिखा है तो चिट्ठे में क्या करना है? आपको पहले वसूली खाते में ले जाना है, ठीक है, वसूली खाते में अन्य संपत्तियों की भांति ले जाना है और उस जीवन बीमा पॉलिसी का जो समर्पण मूल्य होगा वही वसूल होगा, तो उसे अन्य संपत्तियों जैसे वसूली होती कैसे आता है उसी प्रकार से कहाँ लिख देना है? आपको वसूली खाते में लिखना है। तो बच्चों, इसके बाद आज और हम देखेंगे कि विविध प्रकार के जो कोष होते हैं, वेरियस जो फंड्स होते हैं, उनका लेखा किस प्रकार से किया जाता है। इन फंडों में विनियोगोच्चवचन कोष, संभावित दायित्वों के लिए कोष महत्वपूर्ण है। इन कोषों को आप दो तरह से लिख सकते हैं। एक तो जो दायित्व की तरह आप इनको ट्रीट कर सकते हैं और सीधे वसूली खाते के क्रेडिट पक्ष की ओर हस्तांतरित कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि इन राशियों को हम पूंजी खाते में सभी साझेदारों के बीच लाभालाभ अनुपात में बांट के भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये इस प्रकार के कोष हो सकते हैं जिनके बदले में हमको कोई भुगतान नहीं करना। ध्यान ये रखिएगा, यदि यदि कोई कोष दिया गया है और उस कोष के प्रतिफल में उसके बदले में हमको कोई राशि का भुगतान करना पड़ेगा, अर्थात कोई दायित्व क्रिएट होगा, तो ऐसे दायित्वों को सीधे आपको वसूली खाते में ही ट्रांसफर करना चाहिए और जो भी राशि भुगतान की आवश्यकता है उसको भुगतान में लिख देना चाहिए। इसके अलावा बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में दर्ज न की गई मदों का लेखा किस प्रकार से किया जाता है ये हम देखने वाले हैं। तो इन सभी को हम एक सवाल के द्वारा सीख लेते हैं, समझ लेते हैं। ठीक है, तो बच्चों, सवाल अब आपके सामने है और लिखा है कि ए, पी तथा जे एक फर्म में साझेदार है तथा वे 3:2:1 के अनुपात में लाभालाभ का विभाजन करते हैं। 31 मार्च 2021 को उन्होंने फर्म के विघटन का निश्चय किया। तो ये तीनों साझेदार थे, ए, पी तथा जे, इन्होंने फर्म का विघटन करने का निश्चय कर लिया है। ठीक है, इस तिथि को उनकी स्थिति निम्न प्रकार थी। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है? बैलेंस शीट बनाई गई है, बैलेंस शीट में कुछ दायित्व हैं और कुछ संपत्तियां हैं। तो बच्चों, हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि चिट्ठे से सभी दायित्वों को और सभी संपत्तियों को वसूली खाते में ट्रांसफर नहीं किया जाता है। तो हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं कि किस मद को कहाँ लिखा जाएगा। सबसे पहला लिखा है साझेदारों के पूंजी खाते के शेष, कैपिटल अकाउंट। तो तीनों साझेदारों के पूंजी खाते के शेष होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ सिर्फ ए का है और पी का है। एक कहाँ गया? जे वाला। तो जे जो है ये आपको मिल जाएगा चिट्ठे के संपत्ति पक्ष की ओर। इसका अर्थ ये हुआ कि जे ने अपनी विनियोजित पूंजी से अधिक का आहरण कर लिया है और उसका शेष निगेटिव हो गया है, अर्थात डेबिट शेष हो गया है 11,500 से।
और ए और पी का क्रेडिट शेष है। ठीक है, इसके बाद मिसेस एस लोन, ए की पत्नी का जो ऋण है वह बाह्य दायित्व है। सन्डी क्रेडिटर्स बाह्य दायित्व है। लाइफ पॉलिसी फंड अभी मैंने आपको बताया है कि इसे बाह्य दायित्व की तरह लिखा जाएगा और वसूली खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के संबंध में दो तरीके से आप लेखा कर सकते हैं। पहला, वसूली खाते में ट्रांसफर कर दो। दूसरा, इसे लाभालाभ अनुपात में बांटकर पूंजी खाते में लिख दो। तो आपको जो सुविधाजनक लगे आप उस विधि का प्रयोग कर लीजिएगा। मैं इस सवाल में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड विनियोगोच्चोचन कोष को वसूली खाते में ट्रांसफर करके हल करने वाला हूं। ठीक है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये भी दायित्वों की तरह ही लिखा जाएगा और कहाँ ट्रांसफर कर दिया जाएगा, वसूली खाते क्रेडिट पक्ष में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है, फिर संपत्ति पक्ष की ओर देखते हैं। फर्नीचर, मशीनरी, स्टॉक, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी और सन्डी डेटर्स, ये सभी संपत्तियां हैं, इनसे वसूली होने वाली है, अतः इन्हें वसूली खाते के डेबिट में हस्तांतरित कर दिया जाएगा। जे का कैपिटल अकाउंट, अभी हमने इस पर बात कर ली है कि ये वास्तव में जो पार्टनर है, जो साझेदार है, उसने अपनी विनियोजित पूंजी से अधिक का आहरण कर लिया है। ठीक है, तो ये पूंजी खाते में लिखा जाएगा और कैश अकाउंट अलग से बनाया जाएगा, वसूली खाते में ट्रांसफर करने की आवश्यकता नहीं होती। अन्य सूचनाओं में लिखा है जीवन बीमा पॉलिसी का समर्पण मूल्य जो है 12,000 है, तो 12,000 रुपए की वसूली हो जाएगी और इसे वसूली खाते के क्रेडिट पक्ष की ओर लिख दिया जाएगा। क्योंकि हमने इस जीवन बीमा पॉलिसी को डेबिट की ओर लिखा, संपत्तियों को डेबिट की ओर लिखा जाता है, जब वसूली होती है तो उनको क्रेडिट में लिखा जाता है। ठीक है, ए ने 17,500 में फर्नीचर लिया है, अपनी पत्नी के ऋण के भुगतान का दायित्व ले लिया है। पी ने 7,000 में रहतिया लिया है और 5,000 वाले देनदारों को 4,000 में लिया है। 5,000 के थे लेकिन लिया 4,000 में है। मशीनरी से 55,000 रुपये प्राप्त हुए हैं, शेष देनदारों को 50% राशि से हमको राशि प्राप्त हो रही है। ठीक है, फर्नीचर जो है, जो कि 3,000 का था, पुस्तकों में लिखने से छूट गया था, लिखा नहीं गया था और उसे एक लेनदार ने ले लिया। ठीक है, अच्छा है, ले लिया है, कुछ तो कम हुए हमारे दायित्व। वसूली वे 600 रुपये हुए हैं। एक ग्राहक जिसका खाता असुदृढ़ समझकर अपलिखित कर दिया गया था। ठीक है, अपलिखित कर दिया गया था मतलब वो पुस्तकों में उसका कोई लेखाब नहीं था, लेकिन उससे 1,200 रुपये प्राप्त हो गए हैं। ठीक है, तो ये दर्ज न की गई हुई संपत्ति है। ठीक है, अगर इससे कुछ पैसा मिल रहा है अच्छा है, हम ले लेंगे, जो उपरोक्त देनदारों की राशि में शामिल नहीं है। ठीक है, फर्म की पुस्तकों को बंद कीजिए। फर्म की पुस्तकों को बंद करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, वसूली खाता बनाना पड़ता है, अर्थात रियलाइजेशन अकाउंट बनाना पड़ता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है और एंड में कैश अकाउंट बनता है। तो बना लेते हैं। तो बच्चों सबसे पहले वसूली खाता बनाया जाएगा, तो बना लेते हैं बच्चों वसूली खाता रियलाइजेशन अकाउंट। आप जानते हैं इसमें दो पक्ष होते हैं, डेबिट और क्रेडिट, और हम यहाँ पर जरूरत के हिसाब से सिर्फ 4 कॉलम बना लेते हैं, पार्टिकुलर्स अमाउंट, पार्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है, तो सबसे पहले जो भी संपत्तियां हैं उनको हम डेबिट में लिख लेंगे। कौन सी संपत्तियां, वसूली योग्य संपत्तियां। ठीक है, तो बच्चों यहाँ हम देख लेते हैं जो हमारी वसूली योग्य संपत्तियां हैं, फर्नीचर है, मशीनरी है, स्टॉक है, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी है, सन्डी डेटर्स है, बस ये 5 हैं। इनको हम कहाँ लिख देंगे, यहाँ पर डेबिट की ओर लिख देते हैं। टू फर्नीचर, टू मशीनरी, टू स्टॉक, ठीक है, टू ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी और टू सन्डी डेटर्स, और इनकी अमाउंट भी हमने यहाँ पर लिख ली है। इसके बाद दूसरा काम क्या होता है, जो भी आपके दायित्व हैं जो वसूली के योग्य हैं उनको हम वसूली खाते के क्रेडिट पक्ष की ओर लिख लेते हैं। तो इसमें क्या क्या है दायित्व जिनका हमको भुगतान करना होगा, एक है एस लोन, एस वाइफ लोन है ना, फिर है सन्डी क्रेडिटर्स, लाइफ पॉलिसी फंड, और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के पास आपके पास विकल्प है कि आप वसूली खाते में लिखें या पूंजी खाते में लिखें। तो मैं यहाँ पर वसूली खाते में लिखने वाला हूँ। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, तो ये यहाँ से लेकर नीचे मतलब ये 5 मदें जो हैं ये वसूली खाते क्रेडिट पक्ष में हमको लिख देनी है। तो लिख देते हैं, इन 5 को यहाँ पर हमने लिख दिया है बच्चों। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने क्या कर लिया है, चिट्ठे की जो संपत्तियां हैं उनको डेबिट में और जो दायित्व हैं उनको क्रेडिट में लिख लिया है।
इसके बाद क्या करना है, अब इन संपत्तियों को बेचा जाएगा या कोई पार्टनर ले लेगा, तो जो भी होगा उन सबको कहाँ लिख देना है। यदि ये संपत्ति बिकती है नगद में तो बाय कैश अकाउंट, अगर कोई पार्टनर लेता है तो उस पार्टनर का नाम क्रेडिट पक्ष में लिख देना है। और ये जो दायित्व है अगर इनका भुगतान किया जाएगा कैश में किया जाएगा तो टू कैश अकाउंट लिख देना है, और अगर कोई पार्टनर इन दायित्वों को ले लेता है तो उस पार्टनर का नाम लिख देना है। सिंपल है, ठीक है। तो बच्चों जीवन बीमा पॉलिसी का समर्पित मूल्य जो है 12,000 रुपये था, अर्थात 12,000 रुपये जीवन बीमा पॉलिसी का हमको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो इसका लेखा हम वसूली खाते के क्रेडिट पक्ष में कर देंगे। तो लिख देते हैं क्रेडिट पक्ष में बाय कैश अकाउंट, ठीक है। और जीवन बीमा पॉलिसी का जो हमको पैसा मिल रहा है वह है 12,000। आगे हम सवाल को पढ़ लेते हैं। और आगे सवाल में लिखा है ए ने 17,500 में फर्नीचर लिया। तो ए ने फर्नीचर ले लिया है, और क्या लिया है ए ने, और अपनी पत्नी के ऋण का भुगतान करने का दायित्व भी लिया है, ठीक है। तो पत्नी का ऋण जो था उसका कितने का था, 10,000 का था, ठीक है। तो फर्नीचर संपत्ति है, ठीक है, और संपत्ति को ए ने लिया है तो इसका लेखा कहाँ होगा, वसूली खाते क्रेडिट में। और पत्नी का ऋण जो है वो बाह्य दायित्व है, और जो कि वसूली खाते के डेबिट साइड लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस फर्नीचर को किसने ले लिया है, ए ने ले लिया है, तो यहाँ लिखेंगे बाय एस कैपिटल अकाउंट। कितने में लिया है, 17,500 में। और मिसेस एस लोन जो है 10,000 का, ये भी ए ने ले लिया है, तो इसको लिखा जाएगा डेबिट की ओर टू एस कैपिटल अकाउंट 10,000 रुपये। इसके बाद बच्चों हम सवाल को आगे पढ़ते हैं, और आगे लिखा गया है कि पी ने रहतिया 7,000 में और 5,000 वाले देनदारों को 4,000 में लिया है। जो देनदार हैं वह कुल मिला के देनदार थे 9,300 के। इस 9,300 में जो 5,000 का देनदार था उसको किसने ले लिया है, पी ने ले लिया, लेकिन लिया कितने में है, 4,000 में, ठीक है। तो 4,000 और देनदारों के और ये रहतिया के 7,000, टोटल 11,000 में पी ने कुछ संपत्तियां ली हैं। तो इसका लेखा कहाँ हो जाएगा, वसूली खाते के क्रेडिट में। क्या क्या ले लिया उसने, उसने ले लिया स्टॉक को ले लिया है, और कुछ जो है देनदारों को लिया है, ठीक है, 4,000 में। तो लिख देंगे बाय पीस कैपिटल अकाउंट। क्या क्या लिया उसने, स्टॉक लिया है 7,000 का और देनदार लिए हैं 4,000 के। तो यहाँ 4,000 लिखे जाएंगे, एक्चुअल में देनदार हैं वो 5,000 के, लेकिन लिया कितने में उसने, 4,000 में, ठीक है। तो ये टोटल हो जाती है राशि 11,000। इसके बाद बच्चों आगे हम सवाल को देखते हैं क्या लिखा हुआ है। मशीनरी से 55,000 रुपये प्राप्त हुए हैं, तो प्राप्ति कर लेते हैं। ये जो मशीनरी है इससे कितने प्राप्त हो रहे हैं, 55,000। तो लिख देंगे बाय कैश अकाउंट। कितने के प्राप्त हो रहे हैं, 55,000। आगे पढ़ते हैं बच्चों। इसके बाद लिखा है शेष देनदारों से, मतलब जो देनदार थे वह कुल कितने थे, 9,300 के थे। ये देखिएगा 9,300 के थे। इसमें से पी ने 5,000 वाले देनदार जो हैं वो 4,000 में लिए हैं, तो यहाँ से 5,000 कम हो जाएंगे। 4,000 कम नहीं कर देना बच्चों, आपको कितने कम करने हैं, 5,000, क्योंकि उनका मूल्य तो 5,000 है ना लिखित में। अब भले ही वो 4,000 में बिक रहा है, ठीक है, तो 5,000 यहाँ से कम हो जाएंगे, तो बचेंगे कितने, 4,300। इस 4,300 में से आधी राशि ही वसूल हो पाई है, 50% राशि ही वसूल हुई है। तो 4,300 का आधा हमको कैश मिल जाएगा बाय कैश अकाउंट। कितना, 4,300 का आधा 2,150 रुपये, ठीक है बच्चों। इस प्रकार से देनदारों का हिसाब किताब भी हो गया। आगे पढ़ते हैं। आगे लिखा है फर्नीचर जो कि 3,000 रुपये का था, पुस्तकों में दिखाने से छूट गया था, मतलब पुस्तकों में ये फर्नीचर नहीं लिखा हुआ था, ठीक है। क्या हुआ इसका, एक लेनदार ने इसी मूल्य पर इसे ले लिया है, अर्थात जो लेनदार हैं, लेनदार ने फर्नीचर लिया है, लेकिन कौन सा फर्नीचर लिया है, जो कि पुस्तकों में नहीं लिखा गया था। यहाँ फर्नीचर लिखा हुआ है, तो ये 20,840 जो है इसमें शामिल नहीं है वो फर्नीचर, ये जो 3,000 का है, ठीक है। तो इस फर्नीचर को यदि कोई कौन ले लेता है, लेनदार ले लेता है, तो लेनदार कम हो जाएंगे, ठीक है। लेनदार कितने के थे, लेनदार थे 18,500 के। तो अब इन लेनदारों से हमको 3,000 रुपये नहीं मिलेंगे, तो कितने मिलेंगे, 15,500। तो यहाँ पर 15,500 जब मिलेंगे, सॉरी मिलेंगे नहीं, हमको चुकता करने हैं, सॉरी बच्चों, है ना, लेनदारों को भुगतान करना होता है, फर्म को तो भुगतान करेगा, लेनदारों को मिलेंगे कितने, 15,500, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको
इस फर्नीचर का, ये 3000 का जो फर्नीचर है, इसका कोई लेखा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो सीधे लेनदारों में से कम हो जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ वसूली खाते में इसकी कोई एंट्री नहीं की जा रही है। फिर है वसूली व्यय जो हुए हैं 600 के हुए हैं, इस 600 को हम लिख देंगे। वसूली व्यय भुगतान है, इसका लेखा कहाँ कर दिया जाएगा, डेबिट की ओर कर दिया जाएगा। टू कैश अकाउंट, एक्सपेंसेस है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है, और वो 600 के हैं। आगे सवाल को हम पढ़ लेते हैं। एक ग्राहक जिसका खाता अशुद्ध समझकर अपलिखित कर दिया गया था, मतलब एक ग्राहक था, ये मान लिया गया था कि अभी पैसे चुकता करने वाला नहीं है, डूबा दृढ़ हो गया, लेकिन बाद में उसने पैसे चुकता कर दिए, तो ये भी एक प्रकार से दर्ज न की गई हुई संपत्ति है, और इससे हमको 1200 रुपये मिले हैं, तो हम 1200 रुपये को लिख लेंगे, प्राप्ति हो रही है। ठीक है, तो वसूली खाते के इसको क्रेडिट पक्ष की ओर लिखा जाएगा बाय कैश अकाउंट। और किससे मिले हैं, ये बैड डेटर्स जो था हमारा, उससे वसूली हो गई है, रिकवर हो गए हैं। कितने रिकवर हो गए हैं, 1200 रुपये। आगे बच्चों हम सवाल देख लेते हैं, और आगे अब कोई जानकारी नहीं है, सभी मदों का हमने लेखा कर लिया है, तो अब हम दोनों पक्षों का योग कर लेंगे। ठीक है, योग करने से पहले एक बार चेक कर लेते हैं कोई मद छूट तो नहीं गई है। तो एक मद छूट गई है, यहाँ पर देखिएगा हमने लोन चुका दिया, क्रेडिटर्स जो थे 18,500 के, इनका भुगतान अभी पूरा नहीं हुआ है। अब देखिएगा यहाँ पर नहीं लिखा है कि भुगतान कितने का किया है, लेकिन ये स्वाभाविक है कि जो विवाह दायित्व में है, खास करके क्रेडिटर्स हैं, यदि उनका नहीं लिखा है कितने का भुगतान किया गया है, तो उनका पूरा भुगतान किया जाता है, अर्थात 18,500 का भुगतान करना है। लेकिन 18,500 में से 3,000 के कैसे थे, ये देखिएगा बच्चों, 3,000 के किसने, फर्नीचर का था, फर्नीचर जो था उस फर्नीचर को लेनदारों ने लिया, तो अर्थात हमको अब 3,000 चुकता नहीं करने हैं, तो कितने चुकता करने हैं, 15,500, जो कि यहाँ पर किस पक्ष में लिख दिया जाएगा, डेबिट की ओर लिख दिया जाएगा, टू कैश अकाउंट। कितना लिख दिया जाएगा बच्चों, यहाँ लिख दिया जाएगा 15,500 क्रेडिटर्स को। ठीक है, अब इस प्रकार से दोनों पक्षों का हम योग लगा लेंगे, और योग आ रहा है क्रेडिट पक्ष का 1,47,950। ठीक है, और अंतर की राशि जो होगी वो डेबिट में लिख दी जाएगी। यह एक प्रकार से लाभ होगा, और लाभ को सभी साझेदार अपने लाभालाभ अनुपात में बांट लेंगे। ठीक है, तो योग लगाया हमने और अंतर की राशि निकाली, तो अंतर की राशि निकल के आ रही है 29,670। इस 29,670 को सभी साझेदार कौन कौन है, ए, पी और जे, लाभालाभ अनुपात में बांट लेंगे। और प्रश्न में बच्चों लाभालाभ अनुपात कितना दिया गया था, 3:2:1, 3:2:1, 3:2:1 हो जाते हैं टोटल 6, 3/6, तो 3/6 हम निकालेंगे कितने का, 29,670 का 3/6 अर्थात आधा, कितना आ जाता है, 14,835 रुपया। ठीक है बच्चों, इसके बाद 2/6 पी का निकल आएगा, यह आता है 9,890, और 1/6 आ जाएगा 4,945। तो इस प्रकार से हमने वसूली खाते पर जो लाभ हो रहा था उसका बंटवारा लाभालाभ अनुपात में सभी साझेदारों के बीच कर लिया है। बच्चों अब आगे हम क्या बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो बच्चों अब हम शुरू कर लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब बनाया जाएगा तो सबसे पहले इसमें पूंजी खाते का शेष लिखा जाता है। कौन कौन पार्टनर हैं उनके हम नाम लिख लेते हैं, ए पी जे और ए पी जे, क्रेडिट साइड भी लिख लेंगे, और सबसे पहले लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का शेष। ठीक है, जो कि आपको कहाँ मिलेगा, बैलेंस शीट में मिल जाएगा, तो हम बैलेंस शीट से उठा के यहाँ पर लिख देंगे। तो बच्चों पूंजी खाते का शेष जो है हमको बैलेंस शीट में मिल जाएगा, तो अब हम पहुंच जाते हैं बैलेंस शीट पर। तो ये बैलेंस शीट दी गई है, बैलेंस शीट में पूंजी खाते का शेष ए और पी का दिया गया है, और जे का डेबिट शेष दिया गया है। ए और पी का क्रेडिट शेष है और बी का डेबिट शेष है। ठीक है, तो इसको हम लिख लेंगे बच्चों। ठीक है, तो लिख लेते हैं यहाँ पर बाय बैलेंस बी डी। ठीक है, ए और पी का क्रेडिट शेष है 40,000 और पी का है 20,000, और जे का क्या होगा, इसको डेबिट की ओर लिखा जाएगा क्योंकि इसका डेबिट शेष लिखा गया था टू बैलेंस बी डी, और जे के कॉलम में लिख दिया जाएगा 11,500। बच्चों इसके बाद जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है उसमें लेके आपको कर देने हैं। तो सबसे पहले हम एक बार बैलेंस शीट को चेक कर लेते हैं। बैलेंस शीट में अगर ऐसी कोई मद होगी जो सीधे पूंजी खाते में ट्रांसफर हो सकती थी तो उसका हम लेखा कर लेंगे। तो बच्चों यहाँ पर कैपिटल अकाउंट को हम ट्रांसफर कर चुके हैं। इसके बाद ये
जो मदें थी, पांचों मदें हम वसूली खाते में ट्रांसफर कर चुके हैं। जो वसूली खाते में ट्रांसफर हो गई अब वो सीधे पूंजी खाते में नहीं जाएंगी, ठीक है। और यहाँ पर जे का हम कर चुके हैं, वो कैश जाता नहीं, और बाकी की 5 संपत्तियां हम वसूली खाते में लिख चुके हैं। अर्थात अब जो हम पूंजी खाता बना रहे हैं, उस पूंजी खाते में बैलेंस शीट से जो मद जा सकती थी उसका लेखा हमने कर लिया है। इसके बाद बच्चों हमने क्या बनाया था, रियलाइजेशन अकाउंट बनाया था। तो रियलाइजेशन अकाउंट में जहां पर भी पार्टनर्स कैपिटल का नाम आया है उसको हम लिख देंगे। कैसे लिख देंगे, जैसे यहाँ पर देखेंगे हम क्रेडिट पक्ष में, तो पार्टनर्स कैपिटल का नाम आया है एस कैपिटल अकाउंट और पीस कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो ये जो आया है रियलाइजेशन अकाउंट के कहां पर आया है, ये आया है आपके क्रेडिट पक्ष में। तो इसका लेखा जो है आपके कैपिटल अकाउंट के डेबिट में हो जाएगा। और यहां पर देखिएगा एस कैपिटल अकाउंट जो आया है, यह आया है किस पक्ष में, डेबिट में आया है, ठीक है। और यहां पर लिखा है टू कैपिटल्स अकाउंट ए पी जे तीनों का आया है। तो इसको इनको जो डेबिट में मदद लिखी गई है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के कहां चले जाएंगी, क्रेडिट पक्ष में चली जाएंगी। तो इनको हम लिख लेते हैं। क्या क्या लिख लेंगे हम, यहाँ पर टू एस कैपिटल अकाउंट और टू कैपिटल्स अकाउंट ए पी जे तीनों हैं, और यहाँ पर 2 बार है, ठीक है। तो इनको हम कहाँ ले जाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो जो डेबिट में मदें हैं वो क्रेडिट में चली जाएंगी, और यहाँ पर जो क्रेडिट में मदें हैं वो डेबिट में चली जाएंगी। लेकिन ध्यान रखिएगा जिनमें पार्टनर्स का नाम है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखा कर लेते हैं, ठीक है। तो आ जाते हैं हम कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। तो लिख लेते हैं सबसे पहले बाय रियलाइजेशन अकाउंट कितनी राशि से आया था, ये आया था ए का 14,835, 9,890 और 4,945। तो इसको हम लिख लेते हैं, ठीक है। ये लिख दिए 14,835, 9,890 और 4,945। और इसके अलावा डेबिट में कौन सी मद आई थी उसको भी देख लेते हैं। एक बार और आया था एस कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो एस कैपिटल अकाउंट आया था, इसका भी लेखा हम यहाँ पर क्रेडिट में कर लेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट। और ए का नाम आया है तो राशि ए के कॉलम में 10,000 और बाकी कॉलम में कोई राशि नहीं होगी। और इसी प्रकार से हम आगे देखते हैं क्रेडिट पक्ष में देखेंगे तो क्रेडिट पक्ष में एस कैपिटल अकाउंट और पीस कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितने, 17,500 और 11,000। तो इनको हम यहाँ पर लिख लेते हैं बच्चों। तो लिख देते हैं टू रियलाइजेशन अकाउंट 17,500 और 11,000। तो इस प्रकार से बच्चों जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है उसमें हमने जो हमारा रियलाइजेशन अकाउंट था उससे जो मदें आ सकती थी उनका लेखा कर लिया है। तो अब हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो मदें आ सकती थी मैक्सिमम हमने उनका लेखा कर लिया है। अब हम दोनों पक्षों का योग लगा लेते हैं। तो सबसे पहले हम ए का योग लगाते हैं। तो ए का जो है क्रेडिट पक्ष का योग अधिक है, वो कितना आ रहा है 64,835, ठीक है। तो यहाँ पर योग इतना है नहीं है तो करना होगा बराबर, ठीक है। तो अंतर की राशि को टू कैश अकाउंट के नाम से लिखा जाएगा। क्यों, क्योंकि साझेदारी फर्म का समापन हो गया है और फर्म के समापन के समय जो पूंजी खाते का शेष निकलेगा वो राशि जो है वो साझेदार नगद लेके चला जाएगा, या फिर अगर डेबिट शेष निकला तो नगद लेकर आना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितनी राशि है, तो हमने 64,835 में से 17,500 घटा दिए तो आ गए 47,335 रुपया, ठीक है। तो इस प्रकार से एक का योग हो गया 64,835। तो ए कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं पी की। तो पी का भी क्रेडिट पक्ष का योग अधिक है, ठीक है। ये योग आ रहा है 29,890। तो अंतर की राशि कहाँ लिख दी जाएगी, टू कैश अकाउंट के नाम से डेबिट साइड लिख दी जाएगी। ये राशि वह निकाल के ले जाएंगे, कितना 18,890 और टोटल हो जाता है 29,890। अब बच्चों हम बात करते हैं जे की। तो जे का अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पर डेबिट पक्ष का योग अधिक है, अर्थात इसका आहरण अधिक है, ठीक है। तो इसको अब राशि लेके आनी होगी और लेके आएगा, ठीक है। तो पहले हम योग लगा लेते हैं 11,500 और अंतर की राशि जो लेके आएगा वह कितनी लेके आएगा, वह हम निकाल लेंगे और लिखेंगे बाय कैश अकाउंट। क्रेडिट पक्ष में लिखेंगे और लिख देंगे किसके कॉलम में, जे के कॉलम में। कितने लेके आएगा, वह लेके आएगा 6,555 रुपये। 6,555 रुपये कम थे, उसकी पूंजी की कमी थी जो उसको नगद लेके आनी होगी। इस प्रकार से पूंजी खाते का योग जो है वह हो जाता है 11,500। इस प्रकार से बच्चों हमने ए, पी और जे तीनों के पूंजी खाते बना लिए हैं, जिसमें हमने पाया कि ए और पी का क्रेडिट शेष निकला है, अर्थात वह राशि निकाल के घर
ले जा सकते हैं। और जे का डेबिट शेष निकला है तो उसको इतनी राशि 6555 के बराबर राशि नगद लानी होगी। ठीक है, अब बच्चों आगे हम बना लेते हैं कैश अकाउंट। ठीक है, तो कैश अकाउंट में सबसे पहले लिखा जाता है रोकड़ खाते का शेष, और रोकड़ खाते का शेष आपको बैलेंस शीट में मिल जाएगा। तो बच्चों हम पहुंच जाते हैं बैलेंस शीट पर। तो ये बच्चों हमारी बैलेंस शीट है। ठीक है, और बैलेंस शीट में रोकड़ कितनी थी, ये थी आपकी 5420। ठीक है, तो आ जाते हैं हम यहाँ पर लिख देंगे 5420 टू बैलेंस BD 5420। इसके बाद कैश अकाउंट में जितनी भी मदद लिखा करनी है वह कहाँ से आएंगी, रियलाइजेशन अकाउंट से आएंगी और कैपिटल अकाउंट से आएंगी। पहले हम बात करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में। तो जहां जहां पर रियलाइजेशन अकाउंट में कैश का नाम आया है, ठीक है, तो यहाँ देखिएगा डेबिट में कैश का नाम आया है 2 बार। ठीक है, तो इन 2 को कैश अकाउंट के क्रेडिट पक्ष की ओर लिखा जाएगा क्योंकि इनका भुगतान हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर अगर देखेंगे तो कैश का नाम कितनी बार आया है, 1 2 3 4, तो 4 बार रियलाइजेशन कहाँ लिखा जाएगा, कैश अकाउंट के डेबिट की ओर लिख दिया जाएगा और इनकी राशि लिख दी जाएगी। तो लिख देते हैं बच्चों। ठीक है, तो हमने लिख देते हैं टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है, 12,000, टू रियलाइजेशन अकाउंट 55,000, टू रियलाइजेशन अकाउंट 2,150, टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,200। ये थी क्रेडिट पक्ष की मदद जो कि कैश अकाउंट के डेबिट में आती हैं। एक बार चेक कर लेते हैं कि कोई मत छूट तो नहीं गई है। देखिए ये 12,000 हमने लिख दिए, ये 55,000 लिख दिए, और ये 2,150 लिख दिए, और ये 1,200 रुपये लिख दिए। अर्थात जो रियलाइजेशन अकाउंट में जहां पर क्रेडिट में कैश का नाम आया था 4 बार, चारों की हमने खतौनी कर ली है। अब हम बात करेंगे डेबिट की ओर 2 बार आया है तो इसका लेखा कहाँ हो जाएगा, कैश अकाउंट के क्रेडिट में भुगतान साइड कर दिया जाएगा। तो कर देते हैं भुगतान साइड बाय रियलाइजेशन अकाउंट 600 और बाय रियलाइजेशन अकाउंट 15,500, ये क्रेडिटर्स को पेमेंट किया गया था। इसके बाद बच्चों हम जब रियलाइजेशन अकाउंट से कैश का सभी मदों का लेखा कर चुके हैं तो हम बात करेंगे अब कैपिटल अकाउंट की। तो कैपिटल अकाउंट में कैश का नाम आया है क्या, जी हाँ आया है, डेबिट में भी आया है और क्रेडिट में भी आया है। तो जो क्रेडिट में आया है उसका लेखा डेबिट में, और जो डेबिट में आया है उसका लेखा क्रेडिट में कर दिया जाएगा। किसके नाम से कर दिया जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अर्थात यहाँ पर देखिएगा ये जो राशि है डेबिट में, ठीक है, 47,355 ए के कॉलम में है और पी के कॉलम में 18,890 है। इनका लेखा कर दिया जाएगा। कहाँ करना है आपको बच्चों, इनका लेखा करना होगा क्रेडिट साइड। ठीक है, तो क्रेडिट में पहुंच जाते हैं हम और लेखा कर देते हैं बाय एस कैपिटल अकाउंट 47,335 और बाय पीस कैपिटल अकाउंट 18,890। एक और बच जाती है, कौन सी बच जाती है, ये डेबिट क्रेडिट वाली मद। क्रेडिट वाली मद का लेखा कैश अकाउंट के डेबिट की ओर किया जाएगा। 6,555 किससे प्राप्त हुए हैं, जे से। तो लिख दिया जाएगा यहाँ पर टू जेस कैपिटल अकाउंट 6,555 और सभी मदों का लेखा हो चुका है कैश अकाउंट में। तो अब हम इसका योग लगा लेंगे और योग आना चाहिए बराबर। यदि योग बराबर हो जाता है इसका अर्थ है कि हमने सभी हिसाब किताब के लेखे सही सही कर लिए हैं। योग लगाते हैं, योग आ रहा है 82,325 क्रेडिट साइड का, तो इतना ही योग आना चाहिए डेबिट का, और लगा लेते हैं और योग आया 82,325। इसका अर्थ है कि हमने कैश अकाउंट और इससे पूर्व के जो खाते हैं वो सही सही बना लिए हैं। तो इस प्रकार से बच्चों हमने आज जो सीखा है, क्या क्या सीख लिया है कि बीमा पॉलिसी के संबंध में किस प्रकार से लेखा किया जाता है, विभिन्न प्रकार के कोष होते हैं उसका किस प्रकार से लेखा किया जाता है, और दर्ज न की गई हुई जो संपत्तियां या दायित्व होता है उनका लेखा किस प्रकार से किया जाता है। इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा। और साथ ही बच्चों यदि आपको किसी प्रकार की और समस्या है, किसी भी चैप्टर से संबंधित है, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उस पर एक वीडियो बनाकर आपके लिए पेश कर दूंगा। धन्यवाद।